नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें कत्ल के बारे में पता है, कातिल कौन है कि यह भी पता है, और कत्ल करने का मकसद क्या था यह भी पता है। यानी सारे सबूत मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में ना तो कोई मुकदमा होता है और ना ही कोई सुनवाई होती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है, और यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घटना के बारे में, यह सच्ची घटना कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले का है, और यह जगह कटूर के लक्ष्मी नगर एरिया में एक छोटी सी फैमिली रहती थी यहाँ पे। और यह बात है सन 2020 की। इस फैमिली को चलाने वाले क्रिस रेबंद उनकी 35 साल के करीब हैं, और इनकी पत्नी कविता बिंदु 21 साल के करीब है। दो बच्चे भी थे, एक 6 साल का बेटा और दूसरी 6 महीने की बेटी। घर के मुखिया क्रस रेवंत एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे। इनका कदूर में ही विरुर नामक जगह पर खुद का एक क्लिनिक था। इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी, और इनका बड़ा बेटा जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया था। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी। लेकिन फिर अचानक 17 फरवरी 2020 को शाम के 8:30 बजे के आसपास डॉक्टर रेवंत अपने बेटे को साथ लिए हुए क्लिनिक से घर पर आते हैं। यह रोज की तरह नॉर्मल बात थी। घर के मेन गेट के सामने ही कार पार्किंग के लिए कार शेड बना हुआ था। डॉक्टर रेवंत अपने बेटे को लेकर कार से घर आए थे। शाम का समय हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन घर के अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। यह देखकर रेवंत को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो बाहर की लाइट को ऑन करते हैं, और जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की तो उनकी नजर डोरमेट पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि बाहर कार शेड के पास ही किसी चीज को घर के डोरमेट से कवर किया गया है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चादर डालकर सो रहा हो। डॉक्टर रेवंत को थोड़ी हैरानी हुई कि यह कौन है। डॉक्टर रेवंत पास जाकर डोरमेट को हटाते हैं, और जैसे ही उन्होंने डोरमेट को हटाया तो उनके मुंह से चीख निकल जाती है। इनकी चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं, और सामने का मंजर देखकर उन लोगों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु की लाश पड़ी थी। उसके गले पर कट लगाया गया था, बाहर खून भी बिखरा हुआ था। लोग यह देखकर समझ गए कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और फिर डॉक्टर रेवंत रोते बिलखते हुए घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर लाइट को ऑन करते हैं। जब घर के अंदर लाइट ऑन हुई तो इन्होंने देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। बेडरूम की हालत भी खराब है, और अलमारी भी खुली हुई है। उसका लॉकर भी खुला हुआ था, और फौरन रेवंत को कुछ खटकता है और वह अलमारी को चेक करते हैं। फिर बाहर आकर कविता के शव को देखते हैं। वह समझ गए कि घर में चोरी हुई है। अलमारी से गहने गायब हैं, और जो कविता ने गहने पहन रखे थे वह भी गायब हैं। घर में करीब 115 ग्राम सोने के गहने और कुछ कैश रखा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ गायब था। गहने और कैश को लेकर करीब 4 लाख रुपए की चोरी हुई थी। आसपास के लोगों ने रेवंत को बोला कि पुलिस को फोन कर दो। रेवंत पुलिस को कॉल करते हैं, और कदूर पुलिस स्टेशन से एक टीम डॉक्टर साहब के घर पे पहुंचती है। पुलिस ने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा। कविता के गले को धारदार चीज से काटा गया था। घर के सामान बिखरे पड़े थे। डॉक्टर रेवंत ने पुलिस को बताया कि घर में रखे कैश और गहने मिलाकर 4 लाख की चोरी हुई है, यानी सीधा यह मामला लूटपाट का है। अब कविता ने उनका विरोध किया होगा, इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया। और वैसे उस वक्त घर पे कविता और 6 महीने की बेटी मौजूद थी। रेवंत अपने बेटे के साथ क्लिनिक में थे, और शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी की इस तरह अचानक मौत से बहुत दुखी थे। एक 6 महीने की बच्ची बिना मां के कैसे रहेगी, उसकी देखभाल कैसे होगी। बेटा थोड़ा बड़ा है, उसे बहला फुसला कर रख लेंगे। और जब इस इलाके में इस घटना के बारे में पता चला तो बाकी लोग भी आने लगे। रेवंत रो रहा था, बिलख रहा था। पुलिस ने सोचा कि रेवंत से कैसे बात की जाए। यह इस हालत में नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस रेवंत से थोड़ा पूछताछ करती है। उसने बताया कि मैं अपने बेटे के साथ क्लिनिक में था, और जब मैं अपने टाइम से क्लिनिक बंद करके घर आया तो यह सब कुछ देखा। और इसके बाद आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है। यह लोग थोड़े कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि आसपास के लोगों को कोई आहट या चीख पुकार भी सुनाई नहीं दी थी। पुलिस को लगा कि घर में अगर लुटेरे बदमाश आए होंगे तो अपने होने का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़े होंगे। पुलिस घर की छानबीन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, और घर में जो चीजें बिखरी हुई थी, जाहिर सी बात थी कि लुटेरे ने इन्हें फेंका होगा। फॉरेंसिक टीम इन बिखरी हुई चीजों की जांच करती है, घर के तमाम कोनों में जहां जहां पर सामान बिखरा हुआ था, और हर एक चीज को अच्छे से छानबीन करते हैं वो लोग।
मगर कहीं से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। बाहर से अगर लुटेरे आए होते तो उनके चप्पल या जूतों से जमीन पर कोई निशान बनता, दाग धब्बे बनते, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह लुटेरे बहुत शातिर और प्रोफेशनल रहे होंगे। उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे होंगे और पैरों में कुछ लगाया होगा, जिससे कहीं भी कोई निशान नहीं मिले। जो लुटेरे थे वो अपना काम को ऐसे अंजाम दिए होंगे कि कोई शोर पैदा नहीं किया और एक झटके में ही विरोध करने वाले का काम तमाम कर दिया, जिसकी वजह से कविता बिंदु ना तो कुछ समझ पाई होगी और ना ही शोर मचा पाई होगी। कुल मिलाकर घर के अंदर से लुटेरों की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला और अगला दिन शुरू होता है। घर पर रिश्तेदार भी आने लगते हैं। डॉक्टर रेवंत का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। शहर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया जाता है। शाम के 8 बज चुके थे। सारे फुटेज फुटेज वहां पे मनाए जाते हैं और इसके बाद 17 फरवरी की दोपहर डॉक्टर रेवंत के फोन के सीडीआर यानी कॉल डिटेल की जांच भी की जाती है। इन 2 दिनों में कविता बिंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही बताया गया था कि गले पर धारदार चीज से वार किया गया है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से कविता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कविता की मृत्यु का समय जो था वो 17 फरवरी की शाम 4 से 4:30 बजे के आसपास बताया गया और साथ ही रिपोर्ट में कुछ और चीजें भी मेंशन की गई थी, जैसे कविता की नाभि के पास 2 और निशान मिले थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंजेक्शन लगाया गया हो और आगे रिपोर्ट जांच में पाया गया कि इंजेक्शन के जरिए कविता को एंथीसिया के शॉट्स भी दिए गए थे। एंथीसिया का इस्तेमाल आमतौर पर डॉक्टर सर्जरी के वक्त करते हैं। इसे इंसान के शरीर के जिस अंग में भी लगाया जाता है वह अंग सुन्न पड़ जाता है और शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है, नींद भी आने लगती है और जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो शरीर से खून कम निकलता है और इससे दर्द का एहसास भी कम ही होता है। यानी एंथीसिया की कविता को ये दिया गया था और यानी जो लोग लूटपाट करने के लिए आए, क्या वह इतने जानकार और प्रोफेशनल रहे होंगे? और फिर जब महिला बेहोश हो गई तो उन लोगों को सामान लूट कर ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कत्ल क्यों किया? और अगर कत्ल किया भी तो फिर एनेस्थीसिया क्यों दिया गया? अगर कोई भी आम लुटेरा घर में लूटपाट करने आया तो वह सामान लूटकर घर से चला जाता। अगर वो ज्यादा ही खूंखार हो तो घर वालों को चोट भी पहुंचाता है, क्योंकि उनको भागने की जल्दी होती है और यह तो कोई भी बता सकता है कि घर की कीमती चीजें अलमारी के लॉकर में होती हैं। लेकिन इन लुटेरों ने घर में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? हालांकि इलाके के लोग घुल मिलकर रहते थे और आसपास में क्या हो रहा है यह सबको पता रहता था। आखिर उन लोगों को लुटेरों के बारे में कैसे पता नहीं चला? उन्हें कोई आहट या आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? जिस तरह से घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था उसकी काफी आवाज आनी चाहिए थी। और सीसीटीवी के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास डॉक्टर रेवंत अपने बेटे को स्कूल से घर लेकर आए थे। बेटे ने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था और कुछ समय बाद यह अपने बेटे को फिर से लेकर कार से चले गए, जैसा कि उनका बयान था कि वह क्लिनिक गए थे और इसके बाद डॉक्टर रेवंत के अलावा घर में कोई शख्स आता जाता नहीं दिखाई दिया। और जब घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है, लेकिन वारदात वाले दिन तो पुलिस डॉक्टर रेवंत से पूरी तरह से पूछताछ नहीं कर पाई थी और अब पुलिस को लग रहा था कि अब घर का माहौल थोड़ा शांत हो गया है, तो 21 फरवरी को पुलिस ने रेवंत को कदूर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए बुलाया। घर पर भी रिश्तेदारों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस को डॉक्टर पर भी थोड़ा शक था, क्योंकि एनेस्थीसिया के शॉट्स प्रोफेशनल तरीके से कविता को दिए गए थे। अब क्योंकि रेवंत डॉक्टर भी था जो कि एक डेंटिस्ट था और उसके पास एनेस्थीसिया रहा भी होगा। सीसीटीवी के अनुसार इसके अलावा घर में कोई बाहर से आते जाते दिखाई नहीं दिया। वैसे 21 फरवरी को भी डॉक्टर रेवंत अपनी बीवी की मौत के सदमे से उभर नहीं पाए थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि पत्नी की मौत के बाद से ना तो यह ठीक से कुछ खा पी रहे थे और ना ही ठीक से सो पा रहे थे। तो डॉक्टर रेवंत पुलिस का शक डॉक्टर रेवंत पर शक करना गलत भी हो सकता है। डॉक्टर रेवंत अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं। उन्होंने बताया कि उस दिन यह अपने बड़े बेटे के साथ क्लिनिक में ही थे और कविता का कत्ल लुटेरों ने किया होगा। घर में लगभग 4 लाख का सामान और कैश लूट कर ले गए और उन्होंने यह कत्ल शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में ही किया होगा, क्योंकि शाम के 6:30 बजे के आसपास कविता ने मुझे कॉल किया था। वह ठीक ठाक थी और 8:30 बजे के बाद मैं घर पहुंचा था। इसी समय के दौरान यह कत्ल हुआ होगा, लेकिन कविता के पोस्टमार्टम के अनुसार कविता की मौत 4:30 बजे के आसपास में हुई थी। पर यहाँ रेवंत कोई और ही टाइम क्लेम कर रहा था। बयान देने के बाद पुलिस ने कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कल फिर आना होगा और हम जल्दी ही
कातिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद डॉक्टर रेवंत वहां से चला जाता है। अब अगले दिन यानी 22 फरवरी को पुलिस रेवंत का इंतजार कर रही थी, पर वह पुलिस स्टेशन नहीं आता। शाम का समय हो गया था, लेकिन रेवंत पुलिस स्टेशन नहीं आया। रेवंत तो पुलिस स्टेशन नहीं आया, लेकिन पुलिस को किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और फोन करने वालों ने बताया कि कदूर के बंदी क्रोमो रेलवे गेट के पास थोड़ी ही दूर पर किसी का शव पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को देखा जाता है और देखते ही पुलिस पहचान गई कि यह शव किसका है। यह शव था डॉक्टर रेवंत का। यहाँ पर डॉक्टर के परिजनों को बुलाया जाता है। उन्होंने भी चेहरे और कपड़ों से पहचान लिया कि यह रेवंत ही है और रेलवे फाटक के पास ही रेलवे की रेवंत की कार भी खड़ी थी और घटना स्थल पर जो लोग मौजूद थे, पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि यह हादसा कैसे हुआ। और लोगों ने बताया कि जब फाटक बंद था और ट्रेन तेजी से आने लगी तो अचानक ही यह आदमी रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेन के सामने आ जाता है और जब तक हम कुछ कर पाते ट्रेन आई और इसके ऊपर से निकल गई। वहां पर मौजूद चश्मदीद लोगों के अनुसार रेवंत ने खुदकुशी की थी और रेवंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाता है। और पहले से ही इनकी बीवी कविता के कत्ल का केस करूर पुलिस स्टेशन में चल रहा था और अभी 5 दिन पहले ही कुछ लुटेरों ने इनकी बीवी का कत्ल कर दिया था। आज यानी 5 दिन बाद पति ने भी अपनी जान दे दी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? घर वालों के अनुसार रेवंत बहुत दुखी था, ढंग से कुछ भी खा पी भी नहीं रहा था, सो भी नहीं रहा था, गुमसुम सा रहने लगा था और उसे अपने बीवी के जाने का बहुत दुख हो रहा था। यह दुख उसको बर्दाश्त नहीं हो सका होगा और इस घटना से रेवंत के प्रति लोगों की हमदर्दी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, उसके जाने के बाद यह जीवित नहीं रह सका। अब तो कविता और रेवंत के बच्चे भी अनाथ हो गए। पुलिस रेवंत की तलाशी लेती है, शायद यहाँ से कोई लेटर मिल जाए जो उसने मरने से पहले लिखा हो। उसकी कार को भी चेक किया जाता है, घर पर भी बेडरूम में खोजबीन हुई, पर कहीं से कोई लेटर या कोई सुराग नहीं मिला। रेवंत की तलाशी के दौरान उसका मोबाइल फोन बरामद होता है। रेवंत के शव को जांच करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पुलिस रेवंत के फोन से जानकारी निकालना शुरू कर देती है। आमतौर पर इस तरह के केसेस में सबसे पहले फोन की आखिरी लोकेशन देखी जाती है कि विक्टिम ने आखिरी बार किसे कॉल किया था। ज्यादातर केसेस में लास्ट कॉल से ही सुराग मिल जाते हैं और यहाँ पर पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया। रेवंत के फोन की लास्ट लोकेशन देखी गई और यहाँ से एक नंबर मिलता है। यह नंबर हर्षिता नाम से सेव था। इस पर कोई पहली बार बात नहीं हुई थी, पहले भी इस नंबर पर कई बार बातें हो चुकी थी। पुलिस ने सोचा कि अगर रेवंत ने आखिरी बार हर्षिता नाम की महिला को फोन किया है तो हो सकता है कि उसे खुदकुशी की वजह बताई हो। पुलिस हर्षिता के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन हर्षिता फोन नहीं उठाती। जब कई बार फोन करने पर भी हर्षिता फोन नहीं उठाती है और ना ही कॉल बैक करती है तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने हर्षिता के फोन नंबर के जरिए इसका असली नाम, पता, किस लोकेशन में है, यह फोन एक्टिव है, सब कुछ निकाला और हर्षिता का फोन बेंगलोर के राजा राजेश्वरी नगर एरिया में शो कर रहा था। एड्रेस भी यहीं आसपास के नगर का ही था और 22 फरवरी की रात को ही बिना देर किए एसपी ने कुछ ऑफिसर्स को बेंगलोर के उस एड्रेस पर भेजा और 4 घंटों का सफर करने के बाद पुलिस एड्रेस पर पहुंचती है। 23 फरवरी को अभी सुबह का समय ही था कि हर्षिता के घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी। आरआर नगर की पुलिस भी यहीं पर मौजूद थी और किसी वारदात की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कदूर से आई पुलिस की टीम यहाँ पर थोड़ी पूछताछ करती है कि यह क्या हो रहा है। पता चला कि जिस महिला की तलाश में कदूर पुलिस यहाँ पे आई थी, उसने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह सुनकर कदूर पुलिस हैरान हो जाती है और कदूर में कविता का कत्ल लुटेरों ने किया। उसके 5 दिन बाद पति रेवंत ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। रेवंत के फोन से एक महिला का हर्षिता का नंबर मिलता है, लेकिन हर्षिता भी उसी रात को अपने घर में फांसी लगा लेती है। आखिर एक के बाद एक ये सारा जो वारदात हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कुछ तो इसमें कनेक्शन हो सकता है। कदूर पुलिस कविता और रेवंत केस की जांच कर रही थी और यहाँ आरआर नगर की पुलिस हर्षिता केस की जांच कर रही थी। कदूर पुलिस रेलवे के बयान को दोबारा से देखती है और कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा जाता है और क्राइम सीन पर भी गौर किया जाता है। पोस्टमार्टम में एनेस्थीसिया की बात मेंशन की गई थी जिसे डॉक्टर यूज करते हैं और जिस तरह की लूटपाट घर में की गई थी वह लुटेरों द्वारा नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सब किसी प्रोफेशनल का काम होगा और घर से बदमाशों का कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज को देखकर भी यही लगा कि घर में कोई बाहर से नहीं आया था। अब घर पर कविता और रेवंत का 6 साल का बेटा था। पुलिस उससे बात करती है और उस बच्चों ने बताया कि उस दिन इसके पापा इसको लेने के लिए आए थे। जब बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है तो घर में उसे उसकी मम्मी नहीं दिखाई देती और उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई। फिर अपने पापा से पूछा कि मम्मी का
मम्मी कहाँ है? रेवंत ने कहा कि वह वॉशरूम गई होगी, अभी आ जाएगी। फिर रेवंत उस बच्चे की ड्रेस चेंज करते हैं और क्लिनिक में लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर रेवंत के बेटे ने एक और बात बताई कि उस दिन से पहले पापा कभी भी उसे स्कूल में लेने के लिए नहीं आए थे। मम्मी आती थी, पहली बार पापा मुझे लेने के लिए स्कूल आए। पिता का पहली बार स्कूल आना, बेटे का अपनी माँ को ना देखना, और सीसीटीवी से पता चला कि रेवंत के अलावा घर में कोई भी नहीं आया था। जब रेवंत ने 21 फरवरी को पूछताछ हुई थी रेवंत से, तो उसके अगले दिन ही उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इससे पहले उसने हर्षिता को कई बार कॉल भी किया था और मरने से ठीक पहले भी हर्षिता को फोन किया था। यह सारी चीजें पुलिस को हैरान और परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ आरा नगर की जो पुलिस थी, हर्षिता केस को देख रही थी। उन्होंने जब हर्षिता के कमरे की तलाशी ली तो वहां से उसका लिखा एक लेटर मिला, जिसे उसने मरने से पहले लिखा था। और इनमें लिखा था कि इसको इसके पति परेशान करते हैं, इसलिए आज मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है और मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति है। लेटर मिलने के बाद आरा नगर की पुलिस हर्षिता के पति सुदर्शन को अरेस्ट करती है, और यह आदमी केस आरटीसी में बस ड्राइवर था। आरा नगर की पुलिस सुदर्शन से पूछताछ करती है। सुदर्शन ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम से सरासर इनकार कर दिया। जो सुदर्शन था वो कहता है कि मैं मानता हूँ, मेरा अपनी पत्नी हर्षिता से झगड़ा होता था, वह काम ही ऐसा करती थी, उसे डांटना पड़ता था। पुलिस ने लड़ने झगड़ने की वजह पूछी तो सुदर्शन ने बताया कि उसकी पत्नी का एक डॉक्टर से अफेयर चल रहा था। हमारी एक बेटी है। मुझे जब अफेयर के बारे में पता चला तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानती थी। इसी वजह से हम दोनों के बीच झगड़े होते थे। पुलिस ने सुदर्शन से पूछा कि वह डॉक्टर कौन था। सुदर्शन ने बताया कि उसका नाम रेवंत है, और वह जो डॉक्टर है वो कदूर का रहने वाला है। अब इसके बाद आरा नगर की पुलिस कदूर पुलिस से संपर्क करती है और कहती है कि डॉक्टर रेवंत का पता लगाएं, हमें उनसे पूछताछ करनी है। कदूर पुलिस पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और कदूर पुलिस अभी सोच ही रही थी कि हर्षिता के घर पर छानबीन की जाए, खुदकुशी करने की वजह का पता लगाया जाए। लेकिन आर नगर की पुलिस ने ही हर्षिता को लेकर कटुर पुलिस से कांटेक्ट कर लिया, और अब यह लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते रहे ताकि दोनों अपने अपने केसेस की गुत्थी सुलझा सकें। अब यहाँ पे आरआर पुलिस ने बताया कि हर्षिता का रेवंत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, और यह बात रेवंत के मोबाइल फोन से भी कंफर्म हो चुका था, क्योंकि रेवंत अक्सर इसी मोबाइल नंबर से हर्षिता से बात किया करता था। इंफॉर्मेशन की साझेदारी दोनों के घर वालों के स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स, आरोपी के बयान, फॉरेंसिक टीम की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोगों से पूछताछ, इन सबको नजर में रखते हुए पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो इससे एक कहानी ये निकलकर सामने आती है कि कुछ साल पहले रेवंत तमिलनाडु से कर्नाटक गया था और बेंगलोर में आकर रहने लगा था, और कविता से इसकी शादी हुई और इसके 2 बच्चे भी हुए। 2015 के आसपास उसने अपना क्लिनिक शुरू किया। अब क्लिनिक अच्छा खासा चलने लगा था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और उधर बेंगलोर के आर नगर में हर्षिता अपने पति के साथ रहती थी। अब उसके पति बस के ड्राइवर थे और यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन हर्षिता का कोई रिश्तेदार कदूर में रहता था, इसलिए कभी कभी हर्षिता यहाँ पर घूमने के लिए आती थी। एक दिन उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हुई। उसे पता चला कि कदूर में एक डेंटिस्ट है। यह अपने दांत की प्रॉब्लम की वजह से उस डेंटिस्ट के पास जाती है, और उस डेंटिस्ट का नाम था डॉक्टर रेवंत। यहीं पर इनकी पहली मुलाकात हुई, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बातें हुई। रेवंत को पता चला कि हर्षिता के एक रिश्तेदार यहीं पर रहते हैं, और इसके बाद जब भी हर्षिता कदूर अपने रिश्तेदार के घर आती थी तो रेवंत से जरूर मिलती थी। दोनों ही शादीशुदा थे, उन दोनों के बच्चे भी थे। दोस्ती से आगे इनके रिश्ते नहीं बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इनकी दोस्ती आगे बढ़ी और प्यार में बदल गई। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। समय के साथ यह दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि अपने अपने परिवारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब यह एक दूसरे से दूर होते थे, फोन पर घंटों बातें किया करते थे। उधर हर्षिता के पति को रेवंत के बारे में पता चलता है। वह अपनी पत्नी हर्षिता को रोकता है, समझाता है, मगर वह नहीं सुनती। इधर रेवंत की पत्नी कविता को भी हर्षिता के बारे में पता चल जाता है। यहाँ डॉक्टर रेवंत के घर में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि घर का जो माहौल था वो आसपास में भी सुना जा रहा था, वो जो शोर हो रहा था। और यह भी पता चलता है कि वारदात के 2 महीने पहले ही कविता और रेवंत में इतना झगड़ा हुआ था कि कविता ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की। अब रेवंत और हर्षिता एक दूसरे के साथ रहने के लिए पागल हो चुके थे। हर्षिता चाहती थी कि रेवंत अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दे ताकि यह अपने पति को छोड़कर रेवंत के साथ शादी कर ले। अब रेवंत अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है, और फिर 17 फरवरी को दोपहर में रेवंत अपनी पत्नी को लेकर ज्वेलरी शॉप गया, वहां से कविता को कुछ गहने दिलाए, फिर घर पर आया। घर पर इन दोनों के अलावा 6 महीने की बच्ची थी।
उसके सामने ही रेवंत ने जबरदस्ती कविता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वह चिल्ला ना सके, और यह 2 बजे के आसपास का टाइम था। रेवंत ने पहले ही एनेस्थीसिया के इंजेक्शन तैयार करके रखे थे और उसने उस इंजेक्शन को कविता के पेट में नाभि के पास लगा दिया। कुछ ही पलों में कविता बेहोश हो जाती है और फिर रेवंत कविता को घसीटकर कार शेड के पास ले गया जहां पर गाड़ी पार्क होती थी, और यहीं पर रेवंत कविता के गले पर धारदार हथियार चलाता है। खून धीरे धीरे बह रहा था क्योंकि कविता एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश थी, और रक्त को जमीन पर फैलने से रोकने के लिए रेवंत ने डोरमैट से बॉडी को ढक दिया, और डोरमैट से ढकने से पहले ही रेवंत ने कविता के सारे गहने उतार लिए थे। इसके बाद घर में रखे हुए गहने, कुछ कैश यानी 4 लाख का सामान किसी बॉक्स में पैक करके घर से निकल जाता है, और अब बेटे को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा था। रास्ते में ही इसने गहनों को कुरियर करा दिया। रेवंत इन गहनों को हर्षिता के एड्रेस पर भिजवाता है। 18 से 19 फरवरी तक वह गहने उसके घर पर पहुंच गए। 17 फरवरी की दोपहर में गहने पार्सल करने के बाद रेवंत बेटे के स्कूल जाता है और वहां से बेटे को लेकर घर आता है। और घर पर आते ही बच्चे को उसकी मम्मी दिखाई नहीं दी। बच्चा अपनी माँ को आवाज लगाता है। थोड़ी देर के बाद रेवंत अपने बेटे को क्लिनिक ले गया। घर से निकलने से पहले रेवंत अपने बेटे को कार में बैठाकर वापस घर के अंदर आता है और सारा सामान बिखेर देता है। अलमारी खोलता है, थोड़ी तोड़-फोड़ भी करता है। यह सब जो कुछ है उसकी 6 महीने की बेटी के सामने ही हो रहा था। फिर वह बेटे को लेकर कार से क्लिनिक आ गया क्योंकि कविता शेड के पास बेहोश पड़ी हुई थी और उसके गले से खून बह रहा था, और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम के अनुसार करीब 4:30 बजे के आसपास उसकी मौत हुई। फिर रात को रेवंत अपने बेटे को लेकर क्लिनिक से घर आ जाता है और लुटेरों वाली कहानी बनाई, और जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और रेवंत के बयान से उस पर शक हुआ तो पुलिस ने उसे 21 फरवरी को पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस के हाव भाव को देखकर रेवंत को एहसास हो गया था कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, और पुलिस ने उसे अगले दिन भी बुलाया था लेकिन वह नहीं गया। उसने हर्षिता को कॉल करना शुरू कर दिया, और रेवंत हर्षिता को बताता है कि मेरा भेद खुल चुका है और मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा बहुत बदनामी होगा, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। रेवंत अपनी जान देने से पहले भी हर्षिता को कॉल करके बताता है कि वह खुदकुशी करने जा रहा है, और फिर रेवंत ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे देता है। उधर हर्षिता भी डर जाती है कि रेवंत की वजह से यह भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि हर्षिता की वजह से ही कविता का कत्ल हुआ था। कुछ देर के बाद उसे फोन भी आया लेकिन हर्षिता फोन नहीं उठाती है। अब यह भी सोचने लगती है कि क्या किया जाए। समाज का डर था और भेद खुलने का ये डर होता है, और इसी डर की वजह से उसने अपनी जान दे दी। और जान देने के बाद हर्षिता एक नोट तैयार करती है जिसमें वह अपनी खुदकुशी की दोषी अपने पति को ठहरा देती है। फिर हर्षिता रात के 8 बजे करीब बज रहे थे और पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। जब सारे लोग आते हैं, दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुलता, तो हर्षिता को भी कॉल करते हैं लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। अब इसके बाद सुदर्शन आस पड़ोस में जाकर बताता है और पुलिस को सूचना दी जाती है, और फिर हर्षिता की आत्महत्या की वारदात सामने आती है। और वहां से एक लेटर भी मिलता है। 25 फरवरी को हर्षिता के कमरे में वो गहनों का पैकेट भी मिल जाता है जिसे रेवंत ने पार्सल किया था, और इस तरह से इस केस में पुलिस ने कत्ल का खुलासा तो किया, कातिल का भी पता किया, कत्ल का कारण भी ढूंढ निकाला, सबूत भी मिल गए, लेकिन अब मुकदमा किस पर किया जाए, क्योंकि कातिल ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, और हर्षिता जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ उसने भी अपनी जान दे दी। और फिर इस केस को यूं ही पुलिस को बंद करना पड़ा, लेकिन रेवंत और हर्षिता की वजह से 2 परिवारों के बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया था। रेवंत की माँ अब दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। कविता के भाई प्रवीण ने कहा कि अगर बच्चों का ध्यान रखने में उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वे बच्चों को हमें सौंप सकती हैं, और प्रवीण ने यह भी कहा कि अगर रेवंत की माँ भी हमारे साथ रहना चाहे तो वह रह सकती है, हम अपनी माँ की तरह उनका भी पूरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।